नमस्कार, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं मिशन कॉमर्स क्लासेज। और जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है लेखा शास्त्र कक्षा 12। और जो यूनिट होने वाली है हमारी वो द्वितीय यूनिट के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी सेकंड यूनिट के बारे में। और सेकंड यूनिट में जो सबसे पहला हमारा पार्ट है अंश पूंजी की लेखांकन, आज उस पर हम करने वाले हैं बात। इसमें हम कंपनी की परिभाषा, कंपनी का अर्थ, कंपनी के प्रकार, कंपनी की परिभाषाएं, उद्देश्य, महत्व, लाभ आदि पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो लेके चलने वाले हैं कंपनी का लिटरल मीनिंग लेके चलने वाले हैं। तो हम करते हैं लिटरल मीनिंग यानी कंपनी के शाब्दिक अर्थ की बात। और शाब्दिक अर्थ में आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। बेसिकली कंपनी जो है एक विधान द्वारा कृतम व्यक्ति है, जैसे कि आपके लिए सबको पता है, लेकिन हमें इसका शाब्दिक अर्थ जिसे आप इंट्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं उस पर हम करने वाले हैं फिलहाल चर्चा। तो करते हैं अपना चर्चा, देखिएगा। 12th क्लास यूनिट सेकंड, लेखांकन भाग 2, अंश पूंजी के लिए लेखांकन। और कक्षा जो होने वाली है हमारी वो होगी कक्षा 12। कक्षा 12 में हम पढ़ने वाले हैं कंपनी का शाब्दिक अर्थ, या आप इसके लिए कह सकते हैं परिचय। इसको परिचय भी आप कह सकते हैं। कंपनी वास्तविक है क्या चीज, तो हम चर्चा ले हैं। देखिएगा, कंपनी से क्या आशय है। कंपनी से आशय लाभ के लिए निर्मित व्यक्तियों का ऐच्छिक संस्था है। जो कंपनी है वो क्या है, इसमें सदस्य एकत्रित होते हैं और इनका एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन बन जाता है, यानी ऐच्छिक, जिसकी पूंजी हस्तांतरण योग्य अंशों में विभाजित होती है। जैसे कि आपके लिए सबको पता है कि जो कंपनी के पैसा जुटाने का जो काम करते हैं वो काम करते हैं शेयर होल्डर यानी अंशधारक, जो कंपनी के वास्तविक स्वामी कहलाते हैं। तो कंपनी जो पूंजी एकत्रित करती है वो अंश यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उन्हें प्राप्त करती है। आगे देखते हैं। इन अंशों के स्वामियों अंशधारियों का दायित्व सामान्यतः सीमित होता है। यानी एक कंपनी का, देखिएगा, हम जब कक्षा 12 में दो चीज हमारे लिए बेसिकली जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पे दो पर ही टिके हुए, एक साझेदारी लेखांकन और एक कंपनी लेखांकन। जैसे साझेदारी में दायित्व असीमित है, तो यहां पर कंपनी में क्या है, सीमित दायित्व है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है। इसके संगठन का एक सामान्य वैधानिक उद्देश्य होता है। जो संगठन है, कंपनी जो बनाई जाती है, इसका उद्देश्य होता है, और उद्देश्य आपके लिए पता है, उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है जी, आगे देखते हैं। तथा जिसका निर्माण एवं समापन अन्य कार्रवाइयां वर्तमान अधिनियम। ये वर्तमान अधिनियम क्या है, वर्तमान अधिनियम है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। वर्तमान अधिनियम से हमारा क्या तात्पर्य है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्ववर्ती अधिनियम के अनुसार इसका प्रबंध एवं संचालन व्यवस्था प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि होते हैं इसके संचालक, मतलब यानी रिप्रेजेंटेड होते हैं, संचालकों द्वारा व्यवस्था पर आधारित होती है। देखिएगा, आप यहां पर दो बार समझे। पहले तो यदि वर्तमान अधिनियम तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 है। पूर्ववर्ती अधिनियम की बात करें हम तो पूर्ववर्ती अधिनियम होता है आपका 1956। अभी जिसमें वर्तमान में कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, यानी आरओसी जिस पे सिग्नेचर कर रहे हैं वो 2013 है, और पूर्ववर्ती अधिनियम यानी 1956 इससे ऊपर जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो कंपनी का शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग था। अब हम बात करते हैं कंपनी के अर्थ की, का वास्तविक में कंपनी का अर्थ क्या है। देखिएगा, कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित विधान द्वारा निर्मित एक ऐच्छिक संस्था है। यह एक अमूर्त कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति है, यानी कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की गई एक विधान द्वारा निर्मित ऐच्छिक संस्था है। यह एक अमूर्त यानी इंटेंजिबल
कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, अदृश्य यानी इनविजुअल सॉरी व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। यहां से लेके और यहां तक इस लाइन का जो मीनिंग होगा वो ये मीनिंग होगा, इसका सेपरेट जो होगा, पर्सपेक्टिव होते हैं सेपरेट। इसमें होता क्या है कि कंपनी अंशधारियों पर और अंशधारी कंपनी के ऊपर वाद विवाद चला सकते हैं, यानी मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी खुद एक व्यक्ति है। इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा यानी कंपनी, जैसे इंसान जो होंगे, हम जो नेचुरल पर्सन होता है वो अपने सिग्नेचर से अपना काम करता है, उसी आधार पर जो एक कंपनी होती है उसकी जो कॉमन सील्स होती हैं उसे लगने के बाद ही वो ब्रांड जो है उस कंपनी का माना जाता है। तो अपना संचालन किससे करती है? सार्वमुद्रा से करती है। तथा इसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार है। कंपनी के लिए अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। इसका सीधा सीधा मतलब समझिएगा, यदि एक असेंबली चल रही है यानी एक सभा चल रही है और सभा में सभी संचालक मंडल के जो सदस्य हैं, जो प्रतिनिधि बैठे हैं कंपनी को, वो सभी बैठे हुए हैं। यदि उस सभा में किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, यदि बम भी गिर जाए और सारे अगर अंशधारी मारे जाते हैं तो भी इसके लिए अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। कंपनी बंद नहीं होगी, लेकिन इसके अंशों के लिए जो नॉमिनी होंगे उनके लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। कंपनी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कम तथा पेनी। कंपनी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कम तथा पेनी। कम का अर्थ होता है साथ साथ, पेनी का अर्थ रोटी खाने से है। प्राचीन समय में व्यापारी वर्ग यानी जो हमारे ट्रेडर्स लोग थे, दोपहर के समय एक साथ बैठकर खाना खाते थे तथा व्यापारिक वार्ता करते थे। जो कंपनी है, कंपनी दो शब्दों से मिलकर बना है, कम तथा पेनी। यहां पर कम का अर्थ होता है साथ साथ और पेनी का अर्थ होता है रोटी खाने से। प्राचीन काल जो वाणिज्य नगरी, जैसे कि मैं आपके लिए कक्षा 11 में हम पढ़ के आते हैं, वाणिज्य नगरी बेबीलोनिया जैसे जो शहर है, जो वेनिस, इटली के वेनिस नगर में बेबीलोनिया, ये कुछ ऐसी जगह रही है प्राचीन काल में, जैसे मिस्र में रहा है, कि वहां पर जो व्यापारिक वर्ग था वो दोपहर यानी लंच के समय रेसेस में क्या करते थे? एक जगह इकट्ठे होते थे, बैठते थे और व्यापारिक गतिविधियों पर चर्चा करते थे। वास्तविक कंपनी का जो नाम, जो फॉर्मेशन हुआ है, कंपनी नाम का जो जन्म हुआ है, इसके नाम का, ना कि कंपनी का, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कंपनी केवल नाम का जन्म हुआ है, वो वहां से हुआ है, जो हमारे लिए प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अब हम लेने वाले हैं कंपनी की परिभाषा यानी डेफिनेशन और कंपनी। हम यहाँ पर राइटर्स, जो हमारे राइटर्स दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग भी बात करेंगे, और जो हमारा प्यारा सा भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 है उसका अंडरटेक भी हम बात करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं अपने कंपनी अधिनियम की परिभाषा में, कंपनी की परिभाषा करते हैं अपनी कंपनी परिभाषा। तो चलते हैं कंपनी की परिभाषा की ओर। कंपनी की परिभाषा हमें दो परिभाषा जो है दो तरीका से हमें मिलती है, जिसमें एक प्रोफेसर हेने के अनुसार है और दूसरी जो परिभाषा है खुद भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार है। तो दोनों को बारीकी से समझने की करते हैं कोशिश, ठीक है। अब देखिएगा प्रोफेसर हेने के अनुसार क्या है। प्रोफेसर हेने के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कंपनी का जो जन्म हुआ है वो किसी ना किसी विधान द्वारा हुआ है, और एक ये कृत्रिम व्यक्ति है यानी आर्टिफिशियल पर्सन है। यह पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। पृथक वैधानिक अस्तित्व से इसका यही मतलब होता है कि जो संचालक होते हैं या अंशधारी होते हैं या वो कंपनी पर या कोई थर्ड पार्टी कंपनी पर, जैसे किसी का प्रोडक्ट खराब निकल आता है तो वो कंपनी पर, और कंपनी उस पर, यानी कोई इसका कॉपी करता है तो उस पर मुकदमा दायर कर सकती है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है, यानी किसी भी कंडीशन में कंपनी बंद होने वाली नहीं है, इसके लिए अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। और इसकी एक सार्वमुद्रा होती है, यानी इसकी एक कॉमन सील्स होती है, और कॉमन सील्स से क्या होता है? कॉमन सील्स से अपने व्यापार का संचालन करती है। ये तो हमारी प्रोफेसर हेने के अनुसार थी।
अब जो बी परिभाषा है यहाँ पर भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार है, वो भी पढ़ लेते हैं। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 20 के अनुसार, यानी खुद कंपनी अधिनियम बता रहा है, कंपनी से आशय इस अधिनियम का मतलब क्या हो गया यहाँ, इस अधिनियम का मतलब हो गया 2013 या इससे पूर्ववर्ती अधिनियम। इससे पूर्ववर्ती अधिनियम हमारे यहाँ कौन सा चल रहा था, 1956 चल रहा था, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम या इससे पूर्ववर्ती यानी इससे पहले के किसी अधिनियम में समामिलित या पंजीकृत है, कंपनी से है, या तो 2013 में रजिस्टर्ड हो या 1956 में रजिस्टर्ड हो, या समामिलित और पंजीकृत है कोई कंपनी, तो वो क्या कहलाती है, कंपनी कहलाती है। ये तो थी हमारी कंपनी की परिभाषा। अब हम बात करते हैं कंपनी की विशेषताओं के बारे में। तो करते हैं अपनी कंपनी की विशेषताओं को एक एक पढ़ना करेंगे। कंपनी की विशेषताओं के बारे में सबसे पहले कंपनी की विशेषता में जो सबसे फैला है वो है कंपनी जो है विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। अब थोड़ा इसको पढ़ने या समझने की करेंगे कोशिश। कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, यानी जो कंपनी है, कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम या विधान द्वारा किया जाता है। आगे बोला जाता है इसमें, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। आगे क्या है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है जो अपने नाम से संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकती है, किसी व्यक्ति से अनुबंध कर सकती है, तथा कंपनी पर अन्य व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तियों पर या अन्य व्यक्तियों पर कंपनी मुकदमा चला सकती है। कंपनी जो है विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है और कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम या विधान के अंडरटेक ही होता है। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी को क्या माना गया है, एक कृत्रिम व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। और जो क्या कर सकती है, अपने नाम से क्रय विक्रय कर सकती है, किसी व्यक्ति से अनुबंध कर सकती है, कंपनी पर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों पर कंपनी अभियोग चला सकती है, मुकदमा चला सकती है। ये सब हमारी पहली हेडिंग में आ गया। ये हम जो है कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। दूसरी जो है वो देखते हैं, ऐच्छिक संघ। ऐच्छिक संघ, अब देखिएगा ऐच्छिक संघ में बोला जाता है कंपनी अनेक व्यक्तियों का पंजीकृत ऐच्छिक संघ है।
जैसे जब हमने कंपनी का जो लिटरल मीनिंग पढ़ा है ऊपर, सबसे पहले हमें यही मिला था कि कंपनी क्या है, व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है जिनका उद्देश्य पर्पज एक ही रहा होगा, क्या रहा होगा, लाभ कमाना। तो देखते हैं इसमें क्या है। कंपनी अनेक व्यक्तियों का पंजीकृत ऐच्छिक संघ है। कंपनी अनेक व्यक्तियों का पंजीकृत ऐच्छिक संघ है। कंपनी का निर्माण करना इसके सदस्यों की अपनी स्वयं की इच्छा होती है। कंपनी का निर्माण करना इसके व्यक्तियों की स्वयं की जो है इच्छा होती है। आगे बोला जाता है, अतः किसी कंपनी का निर्माण तभी संभव होता है जब कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से कंपनी बनाने के लिए सहमत हों। अतः किसी कंपनी का निर्माण तभी संभव होता है जब कुछ व्यक्ति कंपनी बनाने के लिए सहमत हों। क्योंकि देखिएगा, ऐच्छिक संघ इसके लिए इसलिए नहीं बोला गया है, ऐच्छिक संघ इसको इसी कारण से बोला गया है। किस कारण से? क्योंकि भाई जब भी कोई क्या होगा, बिजनेस होगा स्टार्ट, क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट होगा, यानी कोई भी आप स्टार्टअप खोलते हैं तो स्टार्टअप खोलने के लिए क्या चाहिए हमारे लिए, कैपिटल। अब कैपिटल कहां से मिलेगी, या तो खुद से मिलेगी या आप कहीं से लोन लेंगे। और अब यहां पर क्या होता है कि इस बिजनेस को, कंपनी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है कि कुछ लोग एक समूह में इकट्ठे होते हैं, यानी एक संघ बनाते हैं, ऐच्छिक संघ होता है। वो खुद के लिए पहले रजिस्टर्ड करते हैं और एक कंपनी का सबसे पहले नाम सोचते हैं। फिर नाम सोचने के बाद कंपनी का क्या करते हैं, वो निर्माण इसके व्यक्तियों की स्वयं की इच्छा पर होता है। कंपनी का निर्माण तभी होगा जब वो आपस में सब सहमत हो जाएंगे। सहमत इस बात के लिए हो जाएंगे भाई कौन कौन कितनी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा या इंस्टॉलमेंट कैसे होगी हमारी। उसके बाद में क्या होता है, अतः किसी भी कंपनी का निर्माण तभी संभव होता है जब कुछ व्यक्ति कंपनी बनाने के लिए सहमत हो। यानी कंपनी अनेक व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है, बनेगी तो जब कैपिटल इन्वेस्ट होगा। कैपिटल कब इन्वेस्ट होगा, कैपिटल होगा जब सब सहमत हो जाएंगे। अब राम श्याम सोहन मोहन पार्टनरशिप तो है नहीं जो दो व्यक्ति आए, कम से कम भाई, कम से कम बोला गया है 2 से 20 तो होने चाहिए पक्के, ठीक है ना। अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो कम से कम 2, अधिक से अधिक 200। और जो पब्लिक कंपनी है जो आपकी 271 में जो है उसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितनी हो सकते हैं उसमें, अंशों की संख्या तक। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि ऐच्छिक संघ है, लेकिन ऐच्छिक संघ इसलिए बनाया जाता है कि जो इन्वेस्टर जो होते हैं वो कंपनी में आए और पैसा लगाएं और प्रॉफिट कमाएं। आगे जो देखते हैं हम, आगे इसकी थर्ड हेडिंग हम देखने, आगे जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होने वाली है वो होने वाली है हमारी पृथक वैधानिक अस्तित्व, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें क्या होता है देखिएगा, कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। कंपनी क्योंकि विधान द्वारा कृतम व्यक्ति है तो कंपनी अलग है और व्यक्ति अलग है। पहले तो अपने माइंड में ये चीज सेट कर लीजिए आप, ठीक है। कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए कंपनी स्वयं उत्तरदायी होगी। यानी कोई भी कंपनी कैसे भी कार्य करती है, चाहे वो सोशल की करती है, सोशल है या कोई और गतिविधि में लिप्त है, तो वो अपने कार्यों के लिए क्या होगी, स्वयं रिस्पॉन्सिबल यानी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होती है। कंपनी अपने नाम से
क्रय विक्रय कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि भाई इसके पास क्या है, एक कॉमन सील है जिसके लिए हम हिंदी में सार मुद्रा कहते हैं, और उससे क्या करती है ये, जिस पर ये अपना वो कॉमन सील्स लगा देती है, वही डॉक्यूमेंट इसका बन जाता है। तो उसके आधार पर ये क्या कर लेती है, क्रय और विक्रय यानी संपत्तियों को कर लेती है। अनुबंध कर सकती है, किसी सामने वाले व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अंशधारियों या अन्य तृतीय पक्षकार, एक तो हमारे शेयर होल्डर हो गए, और अन्य तृतीय पक्षकार कौन हो गए, इसके उपभोक्ता, यानी कोई भी कंपनी हो उसके उपभोक्ता यानी कंज्यूमर हो गए। व्यक्तियों पर या व्यक्ति कंपनी पर मुकदमा चला सकते हैं। या तो क्या होगा, अंशधारी चला सकते हैं, तृतीय पक्षकार चला सकते हैं, या कंपनी अंशधारियों पर और तृतीय पक्षकारों पर यानी मुकदमा चला सकते हैं। जैसे तृतीय पक्षकार का मतलब हो गया, एक कंपनी है और वो कंपनी क्या है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसकी सेम कॉपी कोई करके बेच रहा है, उसको सोल्ड करता है, तो कंपनी ने जिसको पेटेंट करा रखा है उसको कैसे बेच सकता है कोई, तो कंपनी क्या कर सकते हैं, उस पर मुकदमा चला सकती है, जिसके लिए बोलती हैं आप कॉपीराइट। ठीक है, आगे जो होने वाली है चौथी जो हमारी होगी यहां पर, वो होगी सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी। देखिएगा, लिमिटेड लायबिलिटी से क्या मतलब है, यहां पर कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है जो उनके द्वारा क्रिया किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक। यानी मैंने यहां बस समझने की कोशिश कीजिएगा, एक अंशधारी एक्स है और एक्स कितने अंश खरीदता है, 100 रुपए वाले 10 अंश खरीदता है, और ये कितने होगा टोटल 1000 रुपए के। अब कंपनी जो है क्या करती है, कंपनी एक साथ पैसा नहीं मांगती है, एक साथ पूंजी नहीं मांगती, क्योंकि कंपनी को जब जब जरूरत होती है उस हिसाब से वो, जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं तो वहां पर हमें क्लियर हो जाएगा इस चीज के लिए, फिलहाल यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एक कंपनी ने एप्लीकेशन यानी आवेदन पर 5 रुपए मांगती है, अलॉटमेंट पे 2 मांगती है, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए मांगती है, टोटल हो गए 10। यदि अब क्या होता है, कंपनी ने केवल इतना ही मांगा है, यानी अलॉटमेंट मांग लिया और एप्लीकेशन मांग ली, टोटल रुपए कितने मांग लिए 7, अभी 3 रुपए हैं बकाया। तो यही इस जो हेडिंग है ये सीमित दायित्व वाली, इसका यही मतलब है कि कैसे इसका जो लिमिटेड लायबिलिटी है वो क्यों है। कंपनी के सदस्यों द्वारा दायित्व सीमित होता है जो उनके द्वारा क्रिया किए गए अंकित, अंकित का मतलब होता है जो उनकी जो रेट है यानी फेस वैल्यू है, क्या है, अंकित मूल्य, सॉरी मूल्य, इंग्लिश में इसी को बोला जाता है, फेस वैल्यू तक सीमित होगा। और कंपनी के सदस्य अंशों पर अदत्त राशि, अदत्त क्या मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग, जो आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो ऑलरेडी, ये आपके लिए कोई शब्द नया नहीं है। अदत्त के लिए क्या बोला जाता है, बकाया राशि, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी 7 रुपए मांगती है कंपनी, तो अब जो एक्स जो है शेयर होल्डर है, ये शेयर होल्डर है, अब ये कितने रुपए देने के लिए बाध्य है, ये अब केवल 3 रुपए देने के लिए बाध्य होगा। अब देखते हैं आगे जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो, कि अगले हमारी हेडिंग कौन सी होगी। तो अब हम चलते हैं अपनी हेडिंग नंबर 5, यानी 5वें पे क्या नंबर पे आता है हमारा, 5वें नंबर पे आता है सार मुद्रा यानी कॉमन सील्स। देखिएगा, क्योंकि कंपनी एक विधान द्वारा कृमित जो है कृतम व्यक्ति है, लिखेंगे क्योंकि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, इस कारण वह प्राकृतिक मनुष्यों की तरह या के तरह हस्ताक्षर नहीं कर सकती है। इस कारण से इसकी सार्वमुद्रा
इसकी सार्वमुद्रा, इसके हस्ताक्षर तथा इसके प्रतीक के रूप में कार्य करती है, जो विधान द्वारा स्वीकृत है। देखिएगा, सार्वमुद्रा यानी कॉमन सील्स का यहाँ पर इतना को जो है यही मोटिव है। मोटिव क्या है? क्योंकि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। अब कृत्रिम व्यक्ति है तो सांस तो लेगी नहीं, इसलिए इस कारण वह प्राकृतिक मनुष्य की तरह हस्ताक्षर नहीं कर सकती। इस कारण से इसकी सार्वमुद्रा इसके हस्ताक्षर तथा इसके प्रतीक के रूप में, यानी सिंबल्स ऑफ वर्क, यानी जिस पर इसका ठप्पा लग गया, जैसे बोला है छाप, जो छाप लग जाती है तो वो उस कंपनी का ब्रांड बन जाता है, उसी कंपनी के प्रतीक के रूप में कार्य करने लग जाता है। और जो क्या है, विधान द्वारा स्वीकृत है, ऐसे वैसे नहीं होगी, विधान द्वारा। विधान का मतलब क्या है? यहाँ पर विधान कौन सा है? 2013, यानी जो 2013 में स्वीकृत है वो सार्वमुद्रा यहाँ पर कार्य करेगी, वही कंपनी के क्या होंगे? हस्ताक्षर होंगे। अगली जो होने वाली है हमारी हेडिंग, वो होने वाली है प्रतिनिधि प्रतिबंध प्रबंध, यानी प्रतिनिधि प्रतिबंध प्रबंध में हम जो देखेंगे वो देखेंगे, यानी 6 नंबर प्रतिनिधि प्रबंध। प्रतिनिधि प्रबंध यानी रिप्रेजेंट मैनेजमेंट का क्या मतलब होगा? यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कंपनी में बड़ी संख्या में सदस्य होने के कारण, कंपनी में बड़ी संख्या में सदस्य होने के कारण यह संभव नहीं है कि सभी सदस्य कंपनी के संचालन में भाग ले सकें। यह संभव नहीं है कि सभी सदस्य कंपनी के संचालन में भाग ले सकें। इसलिए कंपनी के संचालक एवं प्रबंध के लिए प्रतिनिधि प्रबंध पद्धति अपनाई जाती है। इस कारण से कंपनी में प्रतिनिधि प्रबंध प्रणाली अपनाई जाती है, जो कंपनी के मतों से संचालक मंडल का गठन करते हैं। आगे बोला गया है, कंपनी का प्रबंध इसी संचालक मंडल द्वारा सदस्यों की ओर किया जाता है। और जो कंपनी का मंडल है, यानी कंपनी का संचालक मंडल, इसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रतिनिधि प्रतिबंध, यानी कंपनी में बड़ी संख्या में सदस्य होने के कारण, यानी एक कंपनी होगी तो एक कंपनी में देखिएगा पता नहीं कितने शेयर होल्डर होंगे। अब क्या है,
यह संभव नहीं है कि सभी सदस्य कंपनी के संचालन में भाग ले सकें। कितने लेंगे? ये भी बात ठीक है, ले सकें। इस कारण से कंपनी में प्रतिनिधि प्रबंध प्रणाली अपनाई जाती है, जो कंपनी के मतों से संचालक मंडल का गठन करते हैं। अब कंपनी में जो सदस्य होंगे, अंशधारी होंगे, वो क्या करेंगे? कंपनी में जो है मत डालेंगे, अपने अपने वोट डालेंगे, और वोट डालने के बाद क्या होगा? एक संचालक मंडल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीओडी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मंडल होता है, उसका गठन किया जाता करते हैं। फिर क्या करते हैं? कंपनी का संचालक मंडल इसके प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। और जो कंपनी का संचालक मंडल जो मत देने के बाद तैयार होता है, वो क्या करता है? इसके प्रतिनिधि के रूप में जो चुने जाते हैं, अब चुने तो ऐसे जाएंगे नहीं, चुने कौन? जो अच्छी नॉलेज रखते होंगे शेयर्स मार्केट की, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन की, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, या जो कम मार्जिन में जो है अधिक आउटपुट ले सके, ऐसे लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया जाता रहा होगा। सीधी सीधी ये बात है। आगे जो होने वाली है वो होने वाली है अंशों का हस्तांतरण। तो अब बात करने वाले हैं हम अंशों के हस्तांतरण पे। तो अब हम बात करते हैं यानी 7 नंबर कैरेक्टरिस्टिक की, अंशों का हस्तांतरण। देखिएगा, कंपनी अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक कंपनी के अंशधारियों को अपने अंशों को हस्तांतरण करने का अधिकार प्राप्त होता है। मैंने आपके लिए बताया था, यदि किसी कंपनी की बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट की मीटिंग चल रही है और पूरी असेंबली बैठी हुई है, और उस असेंबली में किसी दुर्भाग्यवश बम गिरा दिया जाता है और पूरी बीओडी जितनी बार है वो टोटल फिनिश्ड हो जाती है, कंपनी फिर भी बंद नहीं होती है। अब जो अंश होंगे वो कहां फॉरवर्ड हो जाएंगे? जो शेयर होल्डर रहे होंगे, और होगा शेयर होल्डर जो रहेंगे, इनके कौन होंगे? नॉमिनी। इनके जो नॉमिनी होंगे वहां पर इनके अंशों को क्या कर दिया जाएगा? हस्तांतरण कर दिया जाता है। या एक शेयर होल्डर मतलब एक्सपायर होने पर क्या होता है? उसके नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके लिए अंशधारियों को कंपनी या अन्य सदस्यों की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अंशधारी अपने जीते जी भी, यानी सपोज डेट एक एक्स एफ या फादर है और जो जेड है वो इसका क्या है? सन है, यानी अब ये दोनों में जो है पिता और पुत्र का रिश्ता है। कौन का रिश्ता है? पिता और पुत्र का। यदि इसका पिता अपने बेटे के लिए अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकता है, इसके लिए ना तो कंपनी से कोई परमिशन लेनी है और ना ही इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता है। वो सीधा सीधा जो अंश होंगे उसको क्या करेगा? उसको उसके नाम से नॉमिनेट करा देगा कि मैं इतने अंश अपने पुत्र के नाम पर हस्तांतरण कर रहा हूं। ये बात समझने की है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगली जो हेडिंग होने वाली है हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, सदस्यों की संख्या। तो लिखेंगे इसमें भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक कंपनी में कम से कम या न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होगी। कितनी होगी? कम से कम 7। और अधिकतम सीमा अंशों की संख्या तक हो सकती है एवं
निजी कंपनी में न्यूनतम संख्या कम से कम 2 तथा अधिकतम 200 हो सकती है। समझेंगे? सदस्यों की संख्या के आधार पर भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। देखिएगा, अब मैं आपको दो चीज बता दूं। यहां पर सार्वजनिक कंपनी आती है 271 और प्राइवेट कंपनी आती है 268। ठीक है, 271 में कौन आती है? आपकी सार्वजनिक कंपनी। 268 में कौन आती है? आपकी निजी कंपनी। और एक नया कॉन्सेप्ट जो 2013 में जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 262। इसमें आती है इसकी ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी। इसको हम आगे जब कंपनी के प्रकार पढ़ेंगे वहां पर अच्छी तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे, वहां पर समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सदस्यों की संख्या पढ़ते हैं। तो भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक कंपनी में कम से कम यानी मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स रहने वाले हैं वो कितने रहेंगे? 7 होगी। और अधिकतम कहां तक हो सकती है? यदि 1 करोड़ अंशधारी 1 करोड़ अंश इशूड करती है तो 1 करोड़ अंशधारी उसके हो सकते हैं। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे क्या है? एवं निजी कंपनी में न्यूनतम संख्या कम से कम 2 और अधिकतम संख्या 200 हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।